अस्सलाम वालेकुम, मुज़फ़्फ़र अली इन स्टडी टाइम्स। वेलकम स्टूडेंट। केमिस्ट्री 9th में हम फंडामेंटल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें 1.5.1 केमिकल इक्वेशन बैलेंस एंड इक्वेशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं स्टूडेंट। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है ना, वो एक लैंग्वेज भी है और हर नए केमिस्ट्री के स्टूडेंट को इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो डिफ़िकल्टी होती है केमिस्ट्री के बच्चों के लिए, वो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि वो उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब जब हम कहते हैं ना कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को कहते हैं, आप कहते हैं 1 गिलास पानी पिला देना, तो पानी बेसिकली अगर हम कहें कि अ कप ऑफ वाटर, तो वाटर हम सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में वाटर लिखते हैं तो नॉर्मली हम उस सब्सटेंस का फार्मूला मेंशन करते हैं कि भाई वाटर जो है वो H2O जो है उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या इसका स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो H2O है। तो ये जो H2O है ये लैंग्वेज है और हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो अपने बेसिक यूनिट से जिनसे वो बनता है उन्हें हम एक फॉर्म में लिखते हैं, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन जो है वो क्या बताती है? इक्वेशन का मतलब बेसिकली ये है कि उसमें एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी। तो नॉर्मली मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा इक्वल टू यूज करते हैं। इस इक्वल टू का मतलब क्या होगा, इसमें एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ओके, लेकिन हम केमिस्ट्री में इक्वेशन को इक्वल टू से रिप्रेजेंट नहीं करते। नॉर्मली हम इक्वल टू के बजाय हम एक एरो यूज करते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा, क्योंकि हम इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लिहाजा एरो की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शो करते हैं। तो इसकी लेफ्ट साइड पर कौन से सब्सटेंस लिखे जाते हैं और इसकी राइट साइड पे कौन से सब्सटेंस लिखे जाते हैं? नॉर्मली केमिकल इक्वेशन का मतलब जो है वो केमिस्ट्री में है चेंज। क्या मतलब है? चेंज। क्या चेंज? जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ, और रिएक्ट करने के बाद वो कोई नई फॉर्मेशन या नया केमिकल सब्सटेंस बना ले। तो जो सब्सटेंसेस ओल्ड सब्सटेंसेस या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं, और उनके रिएक्शन से, उनके मिलने से या उनके आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होने से जो नई चीज फॉर्म होती है उसे हम हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड पे सिस्टम में लिखे जाते हैं उन्हें हम नॉर्मली केमिस्ट्री की जबान में कहते हैं रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंसेस इन रिएक्टेंट के मिलने से बनते हैं, ये रिएक्टेंट एक भी हो सकता है और रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो राइट साइड पर हम उनके लिए लिखते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली रिएक्टेंट साइड पर वो सब्सटेंसेस लिखे जाएंगे जिनके मिलने से कोई नई चीज बन रही है, और वो नई चीज हमेशा राइट साइड पे लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत आसान एग्जाम्पल है, जैसे आपको लिख देता हूँ H2। हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है। जो भी चीज गैस की फॉर्म में होती है तो इसके आगे ब्रैकेट में एक सिंबल यूज किया जाता है G। G स्टैंड फॉर गैस। ये किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को शो करता है। स्मॉल लेटर में G लिखने से ये पता चलता है कि ये हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में। अब ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होती है, लिहाजा इसके साथ भी ब्रैकेट में हम G लिख देते हैं। अब ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, किसी भी कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके नई चीज बनाते हैं। तो हम इस नई चीज बनाने के लिए
एक एरो को यूज करते हैं। ये एरो ही केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कहलाता है। राइट साइड पर इसका प्रोडक्ट लिखा जाएगा और इस प्रोडक्ट को हम H2O कह देते हैं, यानी वाटर। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? वाटर। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी कोई नई केमिस्ट्री में नई चीज बनती है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज होगी। वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, सॉलिड भी होता है। तो अगर मुझे लिक्विड लिखना है तो फिर यहाँ क्या करते हैं? ब्रैकेट में स्मॉल एल यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आप सपोज करें इस वाटर को फ्रीज कर देते हैं, तो जब आप फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही वाटर फिर किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एस। एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड। देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं होगी, जब तक लेफ्ट और राइट साइड के एलिमेंट्स की तादाद बराबर ना हो। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो राइट साइड पर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करे। जब भी कोई रिएक्शन लिखा जाता है तो वो बैलेंस उसी सूरत में हो सकता है जब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है वो सेम। तो इसको यहाँ बैलेंस करने के लिए अक्सर इस वाटर मॉलिक्यूल से पहले 2 मेंशन कर दिया। अगर आप देखें, ये जो 2 है इसे कहा जाता है कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? 2। तो ये जो कोफिशिएंट है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमने यहाँ 2 बैलेंस करने के लिए लगाया ऑक्सीजन को, तो ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर बता रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। हमेशा याद रखें। अब लेफ्ट साइड पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी राइट साइड पर। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2 है और राइट साइड पे 4 है। तो इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इसके कोफिशिएंट में 2 लिख। ये 2 और ये सबस्क्रिप्ट में जो 2 है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पर भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो 4 हो जाएगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड इज 4 एंड राइट साइड इज 4। हम कहेंगे हाइड्रोजन में ये इक्वेशन बैलेंस है। नाउ ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर सबस्क्रिप्ट में 2 मेंशन। इस 2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर 2 है। यहाँ पे कोफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। तो लेफ्ट और राइट पर ऑक्सीजन सेम है। तो एक बात ध्यान में रखें कि जब भी हमें बैलेंस करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि लेफ्ट साइड का मास और राइट साइड का मास इक्वल होने चाहिए, और ये तभी इक्वल होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर बराबर। तो लिहाजा उसके लिए जो हम नंबर यूज करते हैं उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस मल्टीप्लाई किए जाने वाले नंबर को क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट। सही। तो ये जो फार्मूला है हाइड्रोजन गैस का, इसका मतलब ये 2 टाइम हो गया। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ आप अंडरस्टूड हो जाता है कि ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट में राइट साइड पर देखने कि 2 मॉलिक्यूल वाटर के 2 मॉलिक्यूल। तो कोफिशिएंट ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल का कितना टाइम है और सबस्क्रिप्ट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। बस ये बात ध्यान में। जैसे मैं एक एग्जांपल और भी दे सकता हूँ आपको।
अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बताऊं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम है, सपोज कर लें कि सॉलिड स्टेट में। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी। एरो लगाएं, एरो बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से नई कोई प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ प्रोडक्ट जो बन रही है वो सपोज कर लें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो यहाँ पर हमने गैस लिख दी। नाउ अब देखना ये है कि क्या ये बैलेंस है। देखें, इसको इंस्पेक्शन करना होता है या हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हैं। आपने खुद जज करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्बन के हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन के हैं, और लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे इनकी तादाद इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो आपने इसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें कार्बन जो है लेफ्ट और राइट दोनों पर इक्वल है। यहाँ पर भी कार्बन 1 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमेशा याद रखें कि ये इक्वेशन। एक एग्जांपल और समझने के लिए ले सकते हैं। सपोज करें कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखिए 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो सबस्क्रिप्ट में 2 है। ये 2 से क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स। यहाँ क्लोरीन में सबस्क्रिप्ट में 2 है, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स। और राइट साइड पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन के 1 एटम। अब ये बैलेंस नहीं है। अब इस बैलेंस को रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंसिंग कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। तो हमेशा बैलेंसिंग कोफिशिएंट लगाने के लिए आप ये देखेंगे कि किस साइड पे कमी है, तो जहां कम होंगे वहीं पर यूज किया जाएगा। तो ये याद रखें हमेशा कि कभी भी बैलेंसिंग कोफिशिएंट सबस्क्रिप्ट में नहीं आता, हमेशा उसे हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर दूं तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 2 जो है, ये कोफिशिएंट जो है ये बता रहा है कि यहाँ इस फार्मूले में 2 हाइड्रोजन एटम और 2 ही जो है क्लोरीन एटम। तो ये कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई कर देता है नंबर ऑफ एटम्स को। अगर सबस्क्रिप्ट में 2 है, जैसे कि मैं दोबारा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें जो सबस्क्रिप्ट है ये ऑक्सीजन के साथ है, ये कार्बन के साथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले में 2 ऑक्सीजन एटम है और 1 कार्बन। लेकिन अगर इसका कोई कोफिशिएंट लगा दिया मैंने, फर्स्ट कर लें ये मैंने लगा दिया 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये जो 2 है ये इस कार्बन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब ये होगा कि इस फार्मूले में 2 कार्बन एटम्स हैं और ये सबस्क्रिप्ट जो है ये कोफिशिएंट से जब मल्टीप्लाई होगा 2 to the 4 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो याद रखें कि जो सबस्क्रिप्ट होता है वो उस जिस एलिमेंट के नीचे होगा उसकी तादाद बताएगा सिर्फ, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो उस फार्मूले में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की तादाद को मल्टीप्लाई कर देगा। ये बात दोबारा सुन लें कि हमेशा सबस्क्रिप्ट सिर्फ फार्मूले में उसी एलिमेंट की तादाद बताता है जिसके नीचे वो मेंशन है। जैसे ये 2 जो है ऑक्सीजन के नीचे लिखा है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है। लेकिन जब हमने इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोफिशिएंट बता रहा है कि ये 2 to the 4 यानी कि 4 टाइम हो गया। अब ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 2 टाइम हो गया इसका, तो ये हो गया 4। तो ये बात अक्सर स्टूडेंट गलत समझ जाते हैं
कि इस कोफिशिएंट से वो सिर्फ उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर वो ये 2 जो है वो कहेंगे कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, नो, ये गलत हो जाएगा। ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी है और क्लोरीन के साथ भी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं H2 और O2 N2 ले, यहाँ आ जाएगा NH3। सपोज करें कि ये फार्मूला किसका है, अमोनिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है इसको बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में डाल दें, इसके क्या कोफिशिएंट होने चाहिए, व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया इन दिस एग्जांपल। व्हाट should be the coefficient of hydrogen, nitrogen and ammonia in this example. ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, मजीद एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कमेंट्स में आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बात लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ताकि उसको भी एक्सप्लेन किया जा सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।